नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अभय भाई, ये तो हफ्ता कुछ ज्यादा सुपरसोनिक स्पीड से चला। पहलगाम की बात पीछे रह गई, उसके बाद अहमदाबाद दुर्घटना हुई। बोइंग की बात हम लोग कर ही रहे थे, तब तक ईरान इजराइल का युद्ध छिड़ गया। जिस तरह से इजराइल ने पहला पहल करके ईरान के ऊपर हमला किया था, और मेरे हिसाब से वो बेबुनियाद बात थी कि उनके न्यूक्लियर ठिकानों को, मतलब ये कौन से काजी हो गए थे, ना इनकी बाउंड्री ना कुछ। इन्होंने हमला किया और शायद जिसकी शह पे किया। अमेरिका को पहले तो अमेरिका में धमकी आई ट्रंप जी की तरफ से, फिर उनके कदम भी ठिठक गए। जिस तरह से वॉल स्ट्रीट जर्नल और सबकी किताब जो अब आ रही हैं खबरें कि इसराइल के जो हथियार रह गए हैं, रसद जो रह गए, वो बहुत 2-3 दिन का उनके पास रह गया है मामला, और वो बिल्कुल पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। उनका आयरन डोम चूर चूर होके सामने पड़ा हुआ है। और ईरान के में जरूर जान का बहुत लॉस हुआ है, लेकिन जो उनका दृढ़ता का परिचय उन्होंने दिया अपने कॉज के लिए, और एक 86 वर्ष के एक एक नेतृत्व ने जो रेजिलेंस और जो जो अपनी ताकत दिखाई है, उसके सामने अमेरिका भी कुछ मिमियाता हुआ नजर आ रहा है। और मैं ये बात इसलिए मिमियाना बोल रहा हूँ कि ट्रम्प साहब का कल अगर आपको देखें, सारे दर्शकों ने देख लिया होगा, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि उसको लगा दूं कि अब वो नोबेल प्राइज लग रहा है कि नोबेल प्राइज वाले अगर नहीं देंगे तो वो एक वर्ल्ड वॉर छेड़ देंगे। वो कुछ इस तरह से नोबेल प्राइज नहीं देंगे, नोबेल प्राइज नहीं। अरे भाई, नोबेल प्राइज जिसको देना होता है वो अपनी क्राइटेरिया होती है, देना होगा, देंगे, नहीं देना। लेकिन आप उनके ऊपर जैसे बंदूक तान रहे हैं कि अगर नोबेल प्राइज नहीं दोगे तो हम तुम्हें कुछ गोली मार देंगे, कुछ इस तरह का। ओवरऑल ये हफ्ता जो रहा, और उसमें एशिया में क्योंकि ये सब हो रहा है, तो उसकी आंच तो हमारे तक पहुंच रही है। मैं एक पहली टिप्पणी ईरान इजराइल और इस राउंड में आप इजराइल को कैसे देखेंगे, अमेरिका उसके साथ जो था, ओवरऑल एक टिप्पणी, फिर मैं मेरे कुछ छोटे छोटे प्रश्न। अब आनंद जी, हम दोनों तो भारतीय हैं, तो चलिए भारत से ही शुरू करते हैं कि इस घटनाक्रम का भारत से क्या संबंध है। सोनिया गांधी जो अभी बीमारी में इलाज करा के लौटी हैं, और उन्होंने एक वक्तव्य दिया है जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण वक्तव्य है। सोनिया गांधी ने कहा है कि ईरान से हमारे पारंपरिक रूप से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और इसराइल से भी हमारे अच्छे संबंध हैं, उन्होंने कहा। लेकिन इसराइल ने ईरान के ऊपर जो हमला किया है वो अनप्रोवोक्ड है, मतलब उसकी कोई वजह नहीं थी। ईरान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे इसराइल को हमला करने की कोई दलील मिलती, लेकिन फिर भी हमला किया गया। भारत को चाहिए कि इन दोनों के बीच में शांति का पुल बने। ये सोनिया गांधी ने वक्तव्य दिया है, जो मुझे लगता ये है कि ये बिल्कुल सही और सटीक वक्तव्य है, संतुलित वक्तव्य है। भारत की विदेश नीति और भारत के अंतर्राष्ट्रीय हितों के हिसाब से दिया गया वक्तव्य है। भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार ने खुलकर इजराइल का समर्थन कर दिया है और ट्रंप की तरफ देख रहे हैं मुंह उठाकर। ये छोटा बच्चा देखता है ना, ये अपने किसी बुजुर्ग की तरफ मुंह उठाकर कि अब ये जो करेगा उसी की नकल हम भी करेंगे। तो ट्रंप की तरफ मुंह उठा के देख रहे हैं। ये स्थिति भारत की है। भारतीय विदेश नीति जो है उसका पूरी तरीके से कबाड़ा हो चुका है। हम लोग पब्लिक इंडिया के मंच में पहले भी इसकी चर्चा कर रहे हैं, और इजराइल ईरान के बीच का जो युद्ध है, उस युद्ध के संदर्भ में ये बात फिर से प्रमाणित हुई है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, आपने कहा इजराइल के पास रसद खत्म हो गई है, वो 3-4 दिन से ज्यादा युद्ध में नहीं टिक पाएगा। और इस चीज में ट्रंप ने भी एक चीज जोड़ दी है अपनी तरफ से, जो कि काफी कुछ चौंकाने वाली सी लगती है। ट्रंप ने कहा है कि इजराइल के अंदर फौजी क्षमताएं अधिक नहीं है। आज सवेरे ही ट्रंप का यह बयान प्रसारित हुआ है। एक पत्रकार के जवाब में दिखाया गया उनको बोलते हुए, इजराइल के पास फौजी क्षमताएं अधिक नहीं है, और वो जो भूमिगत एटमी ठिकाने हैं ईरान के, उनको वो अपने दम पर नष्ट नहीं कर सकता है। ये ट्रंप ने कहा। भाई, इजराइल का, नेतन्याहू का मुख्य तर्क यही है कि हम ईरान से उनका एटमी कार्यक्रम उनका नष्ट कर देना चाहते हैं, और ट्रंप कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये क्षमता ही नहीं है एटमी कार्यक्रम नष्ट कर देने की, अब तक हमारी मदद। इसलिए, और बात सही भी है, जब जब पहला अटैक किया इजराइल ने और एटमी ठिकानों के ऊपर अटैक किया, ऊपर ऊपर गोले बरसाकर और नुकसान कर कर और लोगों को मारकर वो वहां से चले आए, लेकिन ना कोई रेडिएशन हुआ, ना कोई एटमी ठिकाना तबाह हुआ। क्यों नहीं तबाह हुआ? क्योंकि वो जमीन के नीचे है, वो भूमिगत है और इतना मजबूत है कि उसको आसानी से तबाह नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक विशेष किस्म की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी। ट्रंप का मानना है कि वो अमेरिका के पास है, इजराइल के पास नहीं है, और साथ में ये भी तय होता है कि अभी तक अमेरिका ने इजराइल को वो टेक्नोलॉजी नहीं दी है।
ये अमेरिका इजराइल के पास जो कुछ भी है सब उन्हीं का दिया हुआ है। अच्छा, अब मैं आता हूं तीसरे बिंदु के ऊपर जो बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा बिंदु यह है कि चीन के भारवाही विमान, कार्गो प्लेन, बहुत बड़े बड़े, पिछले 2-3 दिन से कम 6-7 भारवाही विमान तेहरान की राजधानी में और दूसरे हवाई अड्डों पर उतर चुके हैं। उनको ट्रैक नहीं किया जा सका रडार की वजह से, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, कोई चीज उन्होंने ऐसी थी जो ऑफ कर दी, जिसकी वजह से वो रडारों की जद में नहीं आई। अब उन विमानों में क्या गया होगा वहां पे? उन विमानों में कबाब और कोका कोला की बोतलें तो नहीं गई होंगी, चीनी खाना तो नहीं भेजा गया होगा। उन विमानों में साज सामान होगा बहुत बड़े पैमाने पर, फौजी मिसाइलें होंगी उन विमानों में, और दूसरी चीजें उन विमानों में होंगी। इसके बाद में टर्की जो है, टर्की का रुख अभी तक निकल कर नहीं आया है, लेकिन आप ध्यान कीजिए, टर्की दुनिया के कई बड़े हथियार निर्माताओं में से एक है। उसका $60 बिलियन का व्यापार, पिछली बार उसने हथियार बेचे, पिछले साल $60 बिलियन के हथियार बेचे। पूरी अर्थव्यवस्था वहां की जो आर्म्ड इंडस्ट्री है उसी के ऊपर आधारित है। टर्की भी निश्चित रूप से, मेरा मानना यह है कि ईरान का इसमें साथ देगी। चीन ने घोषणा नहीं की है कि हम ईरान का साथ फौजी तौर पर देंगे, लेकिन ये जरूर कहा है चीन, हालांकि उसने देना शुरू कर दिया साथ। ईरान टिका हुआ है। मैं तो ये भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं पुतिन भी उसको मदद कर रहे होंगे ईरान को, और पुतिन और चीन ने खुल के कह दिया है कि अमेरिका ने फौजी हस्तक्षेप किया तो फिर मामला बदल जाएगा, कुछ का कुछ हो जाएगा और ट्रंप साहब होश में आ जाइए। ये सब ट्रंप ने भी ये समझ लिया है कि मामला काफी संकटग्रस्त हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने 15 दिन का समय लिया है। अच्छा, इजराइल जो है वो अमेरिका का पश्चिम एशिया में प्रॉक्सी है, अमेरिका की कठपुतली है, लेकिन इस बार गाजा पर जो हमला करवाया गया था वो इजराइल ने, उसके पीछे अमेरिका की स्पष्ट रूप से शय थी। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, इस वक्त अमेरिका नहीं चाहता था कि इजराइल ईरान के ऊपर टूट पड़े, क्योंकि ट्रंप की ईरान के हुक्मरानों के साथ में एक एटमी समझौते के ऊपर दस्तखत कराने के लिए उनकी बातचीत चल रही थी, और ट्रंप बहुत उत्सुक थे कि किसी तरह ईरान उसके ऊपर दस्तखत कर दे, और ईरान उस कगार पे पहुंच गया था, दस्तखत करने की कगार पे। कुछ ईरान ने अपनी शर्तें रखी थी, उसके हिसाब से ट्रंप उस समझौते में तरमीम करने के लिए तैयार हो गए थे, तो वहां वो समझ गया हो गया था, तभी इजराइल ने उसके ऊपर हमला कर दिया। तो वो सारी बात ट्रंप की बिगड़ गई। ट्रंप कहीं ना कहीं नेतन्याहू से इस मामले में बहुत खुश नहीं है। नेतन्याहू को उन्होंने अभी समन किया। नेतन्याहू इस वक्त अमेरिका में है, और वो अमेरिकी रक्षा मंत्री वगैरह इन सबसे बातचीत कर रहे हैं। इजराइल भी जानता है कि अमेरिका की मदद के बिना उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा, और वो बहुत बुरी तरीके से मात होगी। अभी तक तो जितना भी युद्ध जीते हैं वो बिना अमेरिका की और पश्चिम की मदद के बिना नहीं जीत सकते। पश्चिम मानता है कि इजराइल जो है वो अमेरिकी टट्टू है, तो वो इजराइल की मदद तो करना चाहता है, लेकिन ट्रंप से पश्चिम नाखुश है, इसलिए बहुत पहलकदमी नहीं ले रहा है इस सवाल के ऊपर। इजराइल का कोई विरोध नहीं कर रहा है, ईरान का समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन पहलकदमी नहीं कर रहा है। अब देखिए, उत्तर कोरिया ने साफ कर दिया है कि वो मौका पड़ते ही, जरूरत पड़ी तो फौरन अपनी सेनाएं ईरान के पक्ष में उतार देगा। रूस और चीन खुलकर ईरान के साथ आ गए हैं, और जो इस्लामिक देश हैं जहां पर ट्रंप ने बहुत सारे अड्डे बना रखे हैं, फौजी अड्डे बना रखे हैं ताकि ईरान को घेर सके, उन इस्लामिक देशों ने भी अपनी मीटिंगें करनी शुरू कर दी हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो अमेरिका के तलवे सहलाने चाहिए उन्हें। एक दूसरा इस्लामिक क्रांति वाला देश है, वो चक्कर में फंसा हुआ है, वो करना चाहिए। अच्छा, अब यही एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार नेतन्याहू ने ये अनप्रोवोक्ड अटैक ईरान के ऊपर क्यों किया। इसको समझने की जरूरत है। जब वो गाजा में लड़ाई लड़ रहे थे, तो गाजा में बहुत बड़े पैमाने पर उस युद्ध के कारण मानवाधिकारों का हनन हो रहा था, और वो हनन इतना था कि गाजा वाले भूखों मर रहे थे, बहुत बुरी हालत थी। हंगर को, यानी भूख को, उन्होंने एक युद्ध के हथियार में बदल दिया था इजराइल ने, जो कि एक अपने आप में दुनिया के पैमाने पर एक बहुत बड़ा युद्ध अपराध है कि अगर आप भूख को एक हथियार में बदल लेते हैं। और इजराइल की धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि ये एक ऐसी स्थिति आने वाली है जब उसके लिए गाजा के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करना मुमकिन नहीं रह जाएगा। तो फिर नेतन्याहू ने सोचा कि चलिए अब गाजा को अभी थोड़ी देर के लिए हाशिए पे थोड़ी देर के लिए बैकग्राउंड में डाल देते हैं, ईरान के ऊपर टूट पड़ते हैं इस तर्क के साथ कि ईरान का जो है वो, हमें एटमी इरादे ईरान की ठीक नहीं है, हमें उनको रोकना है और तबाह करना है। सवाल ये, नेतन्याहू को जरूरत क्यों पड़ रही है कि पहले वो गाजा में लड़ रहे हैं, अब वो ईरान में लड़ रहे हैं।
कोई ईरान में पेड़ थोड़ा लगा हुआ है, इसमें डाला लटकते हो और हथियार लटकते हो, आप तोड़ लिए जाए, नुकसान तो बहुत होता है इसके अंदर। मुश्किल की बात यह है कि नेतन्याहू की सरकार इजराइल के अंदर बहुत ही अलोकप्रिय सरकार है। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के ऐसे मुकदमे हैं कि जिस दिन वो सत्ता से हटे उसके बाद जेल चले जाएंगे, बचेंगे नहीं। नई सरकार जो आएगी वो नेतन्याहू को जेल में डाल देगी। इसलिए इजराइल की संसद में दो सबसे ज्यादा कट्टरपंथी यहूदी नेता जो हैं, दो पार्टियां ऐसी हैं, उसके नाम मैं भूल रहा हूं अभी, कट्टरपंथी नेता हैं, उनके समर्थन पर नेतन्याहू की सरकार टिकी हुई है। उन दोनों का एक तर्क है, उनका कहना है कि गाजा से किसी किस्म की, पश्चिम एशिया में गाजा से, फिलिस्तीन से किसी भी तरह की समझौता वार्ता नहीं करना है, क्योंकि ये तो ईश्वर का आदेश है कि ये जमीन ईश्वर ने हमारे लिए अलॉट की है। जैसे कि ईश्वर जो है कोई वहां नगर महापालिका हो और उसने इनकी जमीन के लिए अलॉट कर दी हो है। ईश्वर ने आदेश दिया है कि ये फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक की जो पश्चिमी तट की पूरी जमीन है, ईश्वर ने हमारे लिए अलॉट की है, इनके साथ फौजी तरीके से ही निपटा जाएगा, हम इनकी फौजी नाकाबंदी कर देंगे जम के। इसलिए नेतन्याहू ये बिल्कुल उनकी राजनीति ढह जाएगी अगर वो उन दो कट्टरपंथी नेताओं की बात नहीं मानेंगे। तो जब उन्होंने देखा कि गाजा में वो बहुत दिनों तक ये सब नहीं चला सकते, तो उन्होंने उन्हीं कट्टरपंथी नेताओं से सलाह मशविरा किया। उन्होंने कहा चलो ईरान के ऊपर टूट पड़ते हैं, और वो लोग ईरान के ऊपर टूट पड़े। अच्छा, अब इस पूरे चक्कर में दुनिया में जो ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर है वो बड़ी तेजी के साथ बदला, जिसका अमेरिका ने अंदाजा नहीं लगाया था। और आज स्थिति यह है कि अमेरिका देख रहा है कि कोई पश्चिमी यूरोप भी उसके साथ पहलकदमी लेके नहीं खड़ा है। उन्होंने टैरिफ वार कर करके ट्रंप ने उसको नाराज कर रखा है। अमेरिका देख रहा है कि चीन के साथ मिलकर वो दुनिया को जो दो ध्रुवीय करना चाहता था वो भी अब मुमकिन नहीं रहा। चीन ने ईरान का पक्ष ले लिया है। रूस के साथ जो अलायंस बनाकर, रूस, चीन और अमेरिका का एक अलायंस बनाकर, जिस तरीके से एक जमाने में रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने सारी दुनिया को आपस में बांट लिया था, उसी तरीके से याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको याद होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। उसी याल्टा कॉन्फ्रेंस की तर्ज पर ये लोग चाहते थे, ट्रंप की योजना ये थी कि ट्रंप, शी जिनपिंग और पुतिन मिलकर सारी दुनिया को आपस में बांट लें। ये हमारे प्रभाव क्षेत्र हो गए और हम सारी दुनिया को मिलकर अगले 20-25 साल तक उसकी हुकूमत करेंगे। और यही उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा का मतलब जो है ना, यही उसका सार तत्व था दरअसल। वो भी योजना उनकी पूरी तरह गड़बड़ाती लग रही है। तो इस वक्त स्थिति यह है कि ट्रंप और उनके सलाहकार पसुपेश में हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और वो इसीलिए उन्होंने 15 दिन का समय लिया है। सोच रहे हैं कि 15 दिन में अगर ईरान किसी तरह डर के वो एटमी संधि पे दस्तखत करने के लिए तैयार हो जाए तो उनकी नाक भी बच जाएगी और उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन खमैनी का कहना यह है कि हम मिसाइल की नोक पर जो है दस्तखत नहीं करेंगे, और पूरा मामला जो है वो अब इन लोगों के हाथ से तकरीबन निकल गया है। अच्छा, पाकिस्तान भी फंसा है इस मामले में। जनरल आसिम मुनीर को वहां बुलाया, उनको खाना आना खिलाया। पहले तो जनरल कुरिल्ला ने सेंटर कमांड के चीफ के तौर पे उन्हें बुलाया, फिर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुला लिया। अच्छा, बहुत सी बातें की उनसे, ये तक बात की कि भाई हमारे और आपके आर्थिक संबंध कैसे हैं। जब ये बात तो शहबाज शरीफ से करनी चाहिए थी। साथ में जनरल मुनीर से उन्होंने ये कहा कि हम तुम्हारे यहाँ एक फौजी फौजी अड्डा बनाना चाहते हैं, जहां से हम जहां चाहें वहां लॉन्च कर सकें। तो अब जनरल मुनीर को सोचना होगा कि वो अमेरिका को ईरान पे हमला करने के लिए फौजी अड्डा बनाने देंगे या नहीं बनाने देंगे। क्योंकि जनरल मुनीर की थीसिस क्या है? उनकी थीसिस ये है कि दुनिया में बहुत से मुस्लिम देश हैं, लेकिन केवल पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कलमे के तहत स्थापित हुआ है। यानी सीधे सीधे पैगंबर की कृपा है उसके ऊपर, और किसी देश के ऊपर सिर्फ पैगंबर का सीधा सीधा हाथ नहीं है। हमारे ही देश के ऊपर पैगंबर का सीधा सीधा हाथ है। तो ये जो एक मजहबी थ्योरी है, इस थ्योरी के दम पर जनरल भाषण दिए उन्होंने इस तरह के, इस थ्योरी के दम पर वो पूरा अपना काम करना है। अगर वो ईरान, जहाँ जो इस्लामिक क्रांति का देश है, उसके खिलाफ अपने यहाँ से हमला लॉन्च करवाएंगे तो कलमे के तहत स्थापित देश की नाक कट जाएगी इस्लामी बिरादरी के सामने। उनके सामने भी दुविधाएं हैं। जी जी, अब भाई मैं एक दो चीजें इसमें और ऐड कर दूं। देखिए, ट्रंप बिल्कुल पैर खींचते हुए नजर आ रहे हैं। पुतिन का ये स्पष्ट बयान है कि ईरान ने अभी तक कोई हमसे सहायता नहीं या वो नहीं मांगा है। अगर ईरान हमसे करेगा तो हम उससे विचार जरूर करेंगे। ये उनका नॉन स्टेट, और ये कोई भी करेगा अपनी तरफ से, वो ट्रंप की तरह वो थोड़ी कूद जाएंगे उसमें। दूसरा ये भी आ गया है कि 15 जून को अमेरिका और ईरान इस पे दस्तखत करने जा रहे थे। 5 राउंड की बात हो गई थी, अभी दस्तखत करने जा रहे थे। अब तीसरा, जेनेवा में
ये जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो यूके के फॉरेन मिनिस्टर, फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर, जर्मनी के फॉरेन सबसे मिल रहे हैं। तो वो अपना एक विंडो ओपन रखे हुए हैं अमेरिका के अगेंस्ट भी। जैसे अमेरिका दादागिरी करता है तो उनके पास बातचीत तो कर रहा है, अमेरिका से नहीं कर रहे हैं लेकिन इन लोग से कर रहे हैं। तो एक और बात इंपॉर्टेंट है कि दुनिया के सामने इजराइल और अमेरिका का वो विद्रूप चेहरा भी आ गया है, जहां पे गाजा में 62,000 लोगों को कत्लेआम किया है इजराइल ने, और जिसमें महिलाएं और बच्चे बहुसंख्यक, उसकी मेजॉरिटी महिलाओं बच्चों। तो उसका ये विद्रूप चेहरा भी आ गया है कि ये लोग किस तरह से कितने क्रूर हैं। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आपको क्या कभी कभी ये लगता है, और ये एक लार्जर प्रश्न है, 1946 में जब यहूदियों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, होलोकॉस्ट और ये सब था, तो लोग वो भी याद कर रहे हैं कि इन लोगों ने हाथ जोड़ के दुनिया से कहा था कि साहब हम तो आतताई के शिकार थे और हम तो, हमारे ऊपर कितना जुल्म हुआ, हमें जगह दे। अब लोगों का कहना है कि नहीं, ये मूलतः ये आतताई लोग हैं जिनको हिटलर ने सबक सिखाया था। और ये राइट विंगर के लिए, पूरी दुनिया के राइट विंगर्स के लिए एक संदेश भी है कि अगर आप इस तरह के धर्म, इस तरह की अपनी एक रेस की सुप्रीमेसी पे अगर बात करोगे तो अंतोगत्वा जो हश्र आज इजराइल का हो रहा है वही आप, यू विल रीच देयर। मैं इस पे भी एक लार्जर क्वेश्चन को करूंगा कि इस समय दुनिया के राइट विंगर्स के लिए बुरा टाइम। मैं आपके विश्लेषण से सहमत हूं। ठीक है, नेतन्याहू ने पूरी तरीके से ट्रंप को विश्वास में लिए बिना ईरान के ऊपर हमला कर दिया। अगर वो ट्रंप से पूछते तो ट्रंप ईरान के ऊपर अभी हमला उन्हें न करने देते। वो कहते रुको जरा, अगर ज्यादा ये ईरान हमारी बात नहीं मानेगा तब देखेंगे, अभी मत करो हमला। अच्छा, लेकिन नेतन्याहू की अपनी सत्ता जो है वो दांव पे लगी हुई थी। अच्छा, यहाँ पे ये भी एक समझ देने की जरूरत है कि तमाम दुनिया में अभी अचानक युद्ध होने लगे हैं, ये अपनी सत्ता छिन जाने से असुरक्षित लोगों जी जी की जो भावना होती है, सुरक्षा की भावना, उसका परिणाम भी है। यहाँ तक कि जो खमैनी साहब हैं, ठीक है अभी उनका नेतृत्व फिर से जम गया है, लेकिन वो भी काफी, उनकी जो इस्लामिक क्रांति की वो सब चमक दमक फीकी हो चुकी है। ईरानी जनता इनके नेतृत्व से खुश नहीं थी, इनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी जमा हो रही थी। जी जी नेतन्याहू की बहुत बुरी हालत थी और पाकिस्तान में सेना की छवि पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। अगर ये पहलगाम और बैसरन घाटी के कत्लेआम नहीं करते और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय जगत पर फायदा आर्थिक और राजनयिक फायदा मिला है, ये फायदा नहीं मिलता तो इनका भी बिल्कुल मामला ढहा जा रहा था। तो इस तरीके से मोदी जी को भी देखिए आप, मैं मानता हूं कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर कोई पहले जैसा रुतबा इनका रह नहीं गया है। मोदी जी का चर्चाएं तो इस तरह की चलती रहती हैं कि अब इनको 75 साल होने पर हटाया जा रहा है, सितंबर में 75 साल के होंगे तब इनसे कहा जाएगा कि भाई अब आप हटाइए। तो ये भी अपना कॉन्ट्रैक्ट संघ के साथ एक्सटेंड करना चाहते थे। तो ये चार ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं अब राजनीतिक असुरक्षाओं के शिकार थे। तो ये इसकी वजह से भी ये सारे जो विस्फोट हुए हैं, जो जिन्होंने दुनिया को एक बहुत बड़े और भयानक युद्ध की कगार पर धकेल दिया है। ठीक है, नेतन्याहू ने ट्रंप से पूछे बिना हमला कर दिया, लेकिन ट्रंप ने इसके अंदर भी मौका तलाशने की कोशिश की कि इस चलिए हो गया जो हो गया, नेतन्याहू को डांट वांट पिलाई होगी उन्होंने फोन करके, लेकिन जो अब वो उसके अंदर अब मौका तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि इसके बहाने हम एक बार फिर से अपनी चौधराहट जमा लें और हम अगर इजराइल और ईरान के बीच भी युद्ध रुकवा देते हैं और इस तरह भारत और पाकिस्तान भी युद्ध रुकवाने का दावा कर रहे हैं, तो नोबेल प्राइज पाने, शांति का नोबेल पाने के लिए उनके पास एक नहीं बल्कि दो दावे हो जाएंगे। भाई पहले तो हमने इनका युद्ध रुकवाया भारत और पाकिस्तान का, अब हमने ईरान और इजराइल का युद्ध रुकवा दिया, तो हमसे बड़ा तो नोबेल प्राइज का दावेदार कोई है नहीं। तो ये इस तरीके से पूरा मामला चल रहा है। जी जी तो मैं एक चीज और इसमें अभी भाई एक चीज और ऐड करना चाह रहा हूं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से मोदी जी का एक अजीब सा बीच में फिर से हुआ, विक्रम मिस्री साहब को आगे किया गया और विक्रम मिस्री साहब को आगे करके मोदी जी ने ये कहलवाया कि ट्रंप से उनकी 35 मिनट बात हुई और उसका लब्बो-लुआब ये था कि उन्होंने ट्रंप को बताया कि आप मध्यस्थता, आपसे कोई मतलब नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला। विक्रम मिस्री इसी बात को बार बार रिपीट करते थे और उसके बाद पूरी बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी, बीजेपी के जो बाकी उसके सपोर्टर्स हैं, ये लोग लग गए
कि देखिए उन्होंने उसको किसी ने और क्या-क्या लगा उनको अकल ठिकाने लगा दी और उनकी अकल ठीक कर दी ट्रंप को उन्होंने। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। 4 ही 6 घंटे के बाद ट्रंप ने फिर बाहर निकल के बताया कि अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त पाकिस्तान और फिर उन्होंने कहा कि मैंने ये किया और आज उन्होंने फिर ट्वीट किया। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, मोदी जी ने कल ओडिशा में कहीं जाके बताया कि ट्रंप ने उनको खाने पे बुलाया था, लेकिन वो बिहार और उड़ीसा के दौरे को बिना रद्द नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो खाना छोड़ के इनके पास आ गए। मेरे हिसाब से अगर पिछले 2-3-4 साल में कहिए, तो ये अभी तक का सबसे अच्छा एक ही काम अगर अच्छा हुआ है, जहाँ पे मोदी जी ने भारत की इज़्ज़त बचाई, अपनी इज़्ज़त बचाई, क्योंकि 100% ट्रंप इनको असीम मुनीर के साथ बिठा के खाना खिलाने वाला है। इसमें कोई सोचने की ये बात तो ही नहीं। अगर हम ये मान लें कि ट्रंप ने इन्हें वास्तव में भोजन करने के लिए बुलाया था, तो आपका विश्लेषण ये सही है? जी, अच्छा। जी। जो जो विक्रम मिस्री ने जो बयान दिया, इनके बीच में मैं 35 अभय मिनट भाई बस एक अभय भाई मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ। लेकिन मोदी जी बिल्कुल साफ तौर पे उसको खा गए कि मैंने मध्यस्थता किया ये सब कहा। उन्होंने खाने-आने की बात कही कि मुझे फ़ोन किया बजाय लेकिन मैं वहीं ये पे बात आता हूँ वहीं पे क्या आता हूँ। जी, ये बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात ये है कि हम माने कि मोदी जी ने सही कहा है कि ट्रंप ने उनको वास्तव में खाने बुलाया था, लेकिन उन्हें तो भगवान जगन्नाथ के दरवाजे पे जाना था, इसलिए उन्होंने ट्रंप के दावत को कबूल नहीं किया। ये अगर ये सही बात है, तो एक तरह से इस बहाने वो उस बेइज्जती से बच गए, जहाँ पे मुनीर के साथ बैठ के उनको भोजन कराया जाता और उनकी नाक बिल्कुल पूरी जड़ से कट जाती। मेरा कहना ये है कि अगर वास्तव में ट्रंप ने इनको बुलाया होता, ये हम लोग केवल स्पेकुलेट कर सकते हैं। वास्तव में ट्रंप ने इनको खाने पे बुलाया होता और मोदी ने मना कर दिया होता, तो विक्रम मिस्री के वक्तव्य की पहली लाइन यही होती। आखिरकार क्यों ऐसी बात जिससे मोदी का बहुत मान सम्मान ऊपर उठता और भारत की विदेश नीति को फिर से एक नई धार मिलते हुए दिखाई देती, ये दूसरी किश्त में सामने आई और आधिकारिक मंच से सामने ना आकर एक चुनावी मंच से सामने आई बात ये। इसीलिए मैं कहता हूं, मुझे लगता यह है कि मोदी जी ने ये वहां जो डींग मारी है, इस डींग से विक्रम मिस्री के पूरे वक्तव्य की हवा निकल गई है। अब हम सब लोग ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा बयान तो आए जिससे भारत मोदी के ट्रंप से हुई कथित बातचीत का जो पहला संस्करण है, जो विक्रम मिस्री के जरिए सामने आया था, उसकी तस्दीक तो हो। भाई मोदी ने क्या क्या कहा ये तो है, ट्रंप ने बदले में क्या कहा ये किसी को पता नहीं है। जी, जी। मतलब ये तो बात अगर दोनों दो देश दुनिया के दो बड़े नेताओं के बीच में बातचीत हुई, ऐसा क्यों है कि केवल एक ही नेता उस बातचीत का अपना वर्जन पेश कर रहा है, ब्यौरा पेश कर रहा है और दूसरा नेता जो है उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है? आखिरकार कब भारत में अमेरिकी दूतावास है ना, वो लोग भी तो विक्रम मिस्री की बात, वो लोग चुप क्यों है विक्रम मिस्री की बात के ऊपर? तो या जी, तो वो जी। विक्रम मिस्री की बात की तस्दीक नहीं करना चाहते, या वो कोई और ज्यादा राजनयिक रणनीतिक दांव पेच कर रहे हैं मोदी के साथ में और एक बार फिर से मोदी जी को झकझोरेंगे। पहला उन्होंने झटका तो दे ही दिया मुनीर को दावत पे बुलाकर। तो ये सारे मोदी जी ने जो वक्तव्य दिया, विक्रम मिस्री ने वक्तव्य दिया है, ये दोनों वक्तव्य दरअसल एक दूसरे को संदिग्ध भी कर देते हैं। और अगर ये बात सही है जो आपने कहा है, मतलब जो है, तो आप सोचिए कि भारतीय विदेश नीति और नरेंद्र मोदी कितने संकट में फंसे हुए हैं। जी, उनको लग रहा जी, है कि जी। अमेरिका के साथ जो रिश्ता है वो एक बारूदी सुरंग पर चलने के बराबर रिश्ता है। किसी भी वक्त मुझे वो तो सुरंग फट सकती है और साथ में आपको घायल होना पड़ सकता है। अबे भाई मुझे तो लग रहा है कि जान बची और लाखों पाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, लखनऊ में जो इस्लामिक ढंग ऑफ दस्तरखान है, उसपे सब्जी एक ही में आती है और उसी में आपको एक साथ खाना पड़ता है। वो इट इज़ अ सिंबल ऑफ टुगेदरनेस, इट इज़ अ हाँ, सिंबल ऑफ शेयरिंग, वो बहुत से सिंबल। तो कहीं ये मोदी जी को ये तो जैसा मोदी जी कहते हैं वेजिटेरियन है, कहीं मिस्री साहब ही कि उसमें वो एक ही वो जो शोरबा-वोरबा होता है उसमें साथ में भाई ट्रम्प कहता है खाओ, खाओ, तो ये कैसे मना करते हैं अगर ट्रम्प कह देता कि खाओ? खैर, मैं एक और अभी भाई एक लार्जर एक क्वेश्चन और है जो जनरली ऐसा माना जाता है कि हम लोग को उस पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी उस पे थोड़ा आपसे बात कर लूँ। अ, एक अभी बीजेपी के 11 वर्ष जब पूरे हुए तो काफ़ी पत्रकारों को बुलाया गया और ख़ास करके सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स को अरे माफ़ कीजिएगा अमित शाह के द्वारा और वहाँ 4-5 मंत्री भी थे। नितिन गडकरी साहब थे, पीयूष गोयल साहब थे, अश्विनी वैष्णव साहब थे, सब लोग वहाँ थे। वहाँ बाकी सब तो ठीक है क्योंकि सारे पत्रकारों का कहना और ठीक बात भी है कि अगर सरकार बुलाती है तो हम बिल्कुल जाएँगे और वहाँ बातचीत भी करेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं।
मैं लेकिन एक चीज समझना चाहता हूं कि ये जो सोशल मीडिया का, वहां पे अमित मालविया जी का भी एक लंबा भाषण, और बाहर आके किसी ने एक शब्द अमित अमित मालविया का जो रोल है, हम सब जानते हैं कि इस देश में ये जो फेक न्यूज का, गंदी बातें कहने का उद्गम, उससे पहले भी थे वो गुप्ता जो इनके पुराने थे, लेकिन अमित मालविया ने जितना उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है, उस पे एक भी किसी पत्रकार का एक भी शब्द नहीं। बाकी शब्द ठीक है, उनका कहना है मुझे जाना चाहिए, हम सब लोग जाते हैं, वो भी जाते हैं, ये भी जाते हैं, सब उन्होंने कहा। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा, अमित मालविया की मीटिंग में जब वो इन्फ्लुएंसर्स को बुला के अपना ज्ञान बांटे, तो ये कितना जायज है लोगों का जाना या ना जाना, मैं इस पे थोड़ा आपकी समझ चाहता हूँ। देखिए मंत्री ये के यहाँ जाना ठीक। देखिए, एक तो एक शब्द बन गया है इन्फ्लुएंसर, तो हर आदमी इन्फ्लुएंसर है। अच्छा, जिस अभी वो एक कमल भाभी के नाम से जो औरत अपनी कार में मरी पाई गई, वो भी इन्फ्लुएंसर थी, जो गंदी अश्लील चीजें ही डालती रहती थी, जी, तो वो भी जी, इन्फ्लुएंसर है। जो गालियां बक रहा है वो भी इन्फ्लुएंसर है, जो लतीफे बेहुदे लतीफे भेज रहा है वो भी इन्फ्लुएंसर है। अच्छा, और ये जो राजनीतिक दुनिया है, जिसमें हम सब लोग शामिल हैं, इसके अंदर वो लोग भी शामिल हैं जो वहां पर गए हुए हैं, कुछ बड़े प्लेटफॉर्म भी थे उसके अंदर नाम लेना किसी का ठीक नहीं है। जी, ये सब लोग किसी ना किसी तरीके से, उनमें से कुछ एक अपवादों को छोड़कर बाकी सब लोग सरकारी कृपा पाने के लिए बेचैन रहते हैं और सरकारी पैसा पाने के लिए बेचैन रहते हैं। देखिए, कांग्रेस की सरकार आ जाएगी इस देश में तो उसके उसके सामने लाइन में लग के खड़े हो जाएंगे दरवाजे के सामने। इस वक्त भाजपा की सरकार है। अच्छा, मौजूदा भाजपा जो है वो यूट्यूब पे होने वाले राजनीतिक समीक्षा और राजनीतिक कार्यक्रमों के प्रभाव से चिंतित भी है, आतंकित भी है। उनका अपना विश्लेषण ये मानता है कि 2024 में हमने सत्ता खोई, इसमें यूट्यूब की भी भूमिका थी। और भी कई बातें थी, लेकिन यूट्यूब की भी इसमें भूमिका थी। तब से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कानून बनाकर इस पूरे मामले को ढीला कर दें। मतलब इसमें हमारे खिलाफ जो एक अटैक आता है, इस अटैक को हम लोग निष्प्रभावी कर दें। उस काम में ये सफल नहीं हो पा रहे हैं। बनाया था कानून, स्टेक होल्डर्स को भेजा था, लेकिन वो वापस ले लेना पड़ा। अब फिर से ड्राफ्ट कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है। तो अब इस तरह के इन्फ्लुएंसर निकाले गए हैं जो उनके रोल पे हैं, और उनकी हम लोगों को मेल और उनकी लिंक्स आने लगी हैं। देखो मोदी पापा का कमाल, और देखो ये सब उनके वो आने लगे। ऐसे लोगों की इन्होंने अमित मालवीय जी की फैक्ट्री में ऐसे लोगों की इंजीनियरिंग होने लगी है। लेकिन जो लोग पहले से स्थापित हैं, उन लोगों को कैसे अपनी तरफ किया जाए, इसकी भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त कोशिश कर रही है। और इन लोगों के मन में भी गुदगुदी होती है कि भाई जो वक्त के हाकिम हैं, उनके साथ हम उनकी हमदर्दी हमें मिलेगी, हम उनकी दाईं तरफ रहेंगे, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, नुकसान तो होगा ही नहीं है, हो सकता है बहुत बड़ा फायदा हो जाए। तो ये सब इस तरीके से हो रहा है। दरअसल ये सब लोगों को इन्फ्लुएंसर कहना भी ठीक नहीं है। इसमें से कुछ लोग वास्तव में इन्फ्लुएंसर हैं, और कुछ लोग इन्फ्लुएंसर के नाम पर फर्जी किस्म के इन्फ्लुएंसर हैं। जी, जी। नहीं, क्योंकि यही वही पत्रकारिता की बात है, क्योंकि देखिए हर एक के पत्रकारिता का कोई एक लिखित वो तो है नहीं। मैंने राजदीप सरदेसाई जी को बहुत ध्यान से सुना, उन्होंने कहा मैं भी बहुत लोगों से मिलता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अभी 2-4-5 दिन पहले मैं बीजेपी के किसी व्यक्ति के साथ खाना खाया, लेकिन मैं अपने सोर्सेज रिवील नहीं करूंगा। उन्होंने ये भी कहा मैं जब किताब लिखता हूं तो मैं बिल्कुल उसमें सोर्स लिखता हूं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में अगर मैं किसी से मिलता हूं चीजें समझने के लिए, जानने के लिए, तो मैं अपने सोर्स को रिवील नहीं करता हूं, ये नहीं किया। लेकिन सार्वजनिक रूप से मुझे लगता है, मैं उसका दूसरा पक्ष भी कह रहा हूं भाई, बीजेपी का एक लगातार ये कोशिश है कि वो जो सरकार से प्रश्न पूछे, ऐसे लोगों को डिस्क्रेडिट करिए। उनसे कहिए जॉर्ज सोरेस के आदमी है, उनसे कहिए कांग्रेस के दलाल हैं, उनसे कहिए फलाना फलाना, उनको कुछ कुछ कहिए। बीजेपी ये भी करना चाहती थे, जो आप कह रहे हैं कि उसमें से जो 2-4-10 जो तथाकथित न्यूट्रल जिनको हम कह सकते हैं, उनको भी डिस्क्रेडिट कर। क्योंकि अगर वो वहां घूमते हुए आपके साथ झुके हुए, प्रणाम करते हुए, आप पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में हैं, आप बराबरी से नहीं मिल रहे हैं उन लोगों से, अगर ऐसी जगह आपको दिखा रहे हैं, तो वो डिस्क्रेडिट पूरी इस इंडस्ट्री को डिस्क्रेडिट करने में कितना सफल होगी वो अलग बात है, लेकिन एक ये भी कोशिश रहती है। बहुत एक छोटी टिप्पणी पर खत्म। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बीजेपी दरअसल टटोल रही है। मैं इस पूरे कार्यक्रम को और उससे पहले जो कुछ बीजेपी ने किया है, वो उसको अभी तक कोई ऐसी सिक्काबंद नीति नहीं मिल पाई है जिसके जरिए वो यूट्यूब की दुनिया को जीत सके। और जिस तरीके से उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, खबरी चैनलों का मीडिया है, उसको कैप्चर कर लिया है, उस तरह से यूट्यूब की दुनिया को वो कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। अब उनका अगला निशाना हम ही लोग हैं। हमको कैसे कैप्चर करेंगे? कुछ को धमकाएंगे, कुछ के ऊपर कानून का शिकंजा फेंकेंगे, कुछ लोगों को जेल जाने का डर पैदा होगा,
कुछ लोगों को पैसे के जरिए अपनी ओर फोड़ेंगे, कुछ लोगों को सत्ता सुख के जरिए करेंगे, कुछ लोग बड़ी पूंजी जहां पर लगी हुई है उस बड़ी पूंजी को के जरिए वहां दबाव पैदा करेंगे। तो वो सब लगे हुए हैं और बीजेपी की ताकत को हम लोग कम करके नहीं आंक सकते। मेरा मानना है कि हो सकता है कुछ दिनों में वो इस मामले में सफल भी होना शुरू कर दें। बहुत तो हम बहुत लोग धन्यवाद एक तरीके से कर सकते हैं कि हम लोग भी समांतर रूप से अपना संगठन बनाएं। जी। देखिए हमारी आप पहले भी कह चुके हैं। हम पहले भी कह चुका हूं, अगर हम सबको बैठाकर संगठन नहीं, अगर हमारा संगठन होगा तो जब वहां लोग कोई जाया करेंगे मन में उनका संकोच पैदा होगा कि भाई अभी वहां संगठन में थे, वहां बात कर रहे थे, वहां कैसे चले जाएं। ये वहां चले जाएं तो हमारे पास संगठन का एजेंडा भी है, हम अपने एजेंडे को भी रखेंगे। तो हमारा संगठन बनना बहुत जरूरी है। उसका बाकायदा एक सुपरिभाषित कमेटी होनी चाहिए, उसका एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। जैसे अगर किसी यूट्यूब किसी बंदे को शिकायत है तो वो शिकायत का निवारण करने में वो यूट्यूब से बातचीत करे, मतलब कई तरह से वो काम कर सकता है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद अभय भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत थैंक यू।